गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर स्पेशली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स के लिए दी गई, क्योंकि बैलेंसिंग बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये क्लियर नहीं था कि विच इज वीक लिगेंड और विच इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाए कि ये जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cl है वो वीक लिगेंड है। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई वो स्पेशली किस बेस पर दी गई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों ही कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स और टेट्राहेड्रल कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है कि किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, d2sp3 क्यों होता है, sp3d2 क्यों होता है। और जो ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल्स, अभी तक हम ये पढ़ते थे कि डी ऑर्बिटल्स डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। कोई भी जो डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल है, उसके 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर ये डिजेनरेसी खत्म हो जाती है। कब? जब कोई मेटल किसी लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करता है। जब वो लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस टाइम उन डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी वो खत्म हो जाती है और डी ऑर्बिटल वापस स्प्लाइट हो जाती है। तो वो किस टाइप से स्प्लाइट होती है, कितने ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, कितने ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पर रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमको कौन एक्सप्लेन करता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हम एग्जांपल्स लेते हैं किस टाइप से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपको इधर क्या करना है? एनर्जी लेवल ऐसे साइड में हमको एक एरो लगा देना है। किसके लिए? एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। यहाँ से सपोज हमारे पास कोई भी डी ऑर्बिटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D4। क्या है? D4। तो D जो ऑर्बिटल्स है उसके ये 5 ऑर्बिटल्स रहे, 1 2 3 4 5। ये सबकी एनर्जी क्या है? एक जैसी है। और ये कौन से हैं? 3D ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब ये ऑर्बिटल्स किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये लिगेंड्स की जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी हाई हो जाती है और ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी हो जाती है 5 डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स को आप स्फेरिकल शेप में भी ले सकते हो और जैसे हमने ऑर्बिटल्स पहले बनाई थी उस टाइप से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो लिगेंड्स है, जब लिगेंड्स के कांटेक्ट में कोई भी मेटल है, जब मेटल क्या करता है? लिगेंड्स के कांटेक्ट में आता है। ये मेटल है, मेटल की वैकेंट डी ऑर्बिटल से जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल लिगेंड कंपाउंड फॉर्म होता है। जो मेटल लिगेंड फॉर्म होता है तो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है, जब उनकी एनर्जी एक जैसी होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है जैसे ही लिगेंड्स के कांटेक्ट में आती है तो इन डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है? स्प्लाइटिंग हो जाती है और इस तरह से स्प्लाइटिंग होकर इनका एनर्जी लेवल चेंज होते हैं। 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है और 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लो हो जाती है। अब ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लो हो जाती है? क्योंकि हमको पता है डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX² और DZ²। तो इस तरह से डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो डी के ऑर्बिटल्स है, जो DX², DZ² ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं और जबकि DXY, DYZ, DXZ जो ऑर्बिटल्स है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो जब कोई भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा या मेटल्स की जो ऑर्बिटल्स है उनमें ओवरलैपिंग होगी तो वो कहाँ से होगी? किसी न किसी एक्सिस के थ्रू होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं। जब किसी से एक्सिस पर, यदि जैसे एक्सिस पर लिगेंड ओवरलैप कर रहा है उसी पर यदि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो ये ऑर्बिटल्स के थ्रू जब ओवरलैपिंग होगी तो दोनों ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से dx² को y² और dz² जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और dz² क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं दोनों के दोनों। इनका नाम दे दिया गया Eg सेट। इन ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया गया, Eg ऑर्बिटल्स। और जो 3 ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस थे वो ऑर्बिटल्स में क्या होती है, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और वो ऑर्बिटल्स हैं आपके dxy, dyz और dxz। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 5 डिजेनरेट जो ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल के जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स में क्या होती है, स्प्लाइटिंग होती है। स्प्लाइटिंग क्यों होती है, क्योंकि लिगेंड जब उनसे बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बॉन्ड फॉर्म करने से क्या होगा, मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल है, हमको पहले ही ये चीज क्लियर है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास सेक्सुअल लोन पेयर होते हैं, अपना लोन पेयर वो कहाँ डोनेट करते हैं, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। तो मेटल लिगेंड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के ऑर्बिटल्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, उसी एक्सिस पर दूसरा लिगेंड बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उनमें रिपल्सन होगा, उसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। और जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये जो 3 ऑर्बिटल्स है वो कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, इसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इनके बीच का जो ऑर्बिटल का सेट है इसको हम बोलते हैं T2J एनर्जी सेट। और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को बोलते हैं हम डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग, क्रिस्टल हेड स्प्लाइटिंग एनर्जी। और ये जो ऑर्बिटल्स है, जो इनकी एनर्जी हाई होती है, यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो 3/5 होती है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी है वो होती है आपके 2/5। तो इस तरीके से ये इनकी जो एनर्जी है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की जो एनर्जी है, इसको डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये 0 नहीं है, तो इसकी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी का डेट, इसकी जो एनर्जी है उसका कितना हो जाएगा, 3/5 के अबाउट चले जाएंगे, और 2/5 ऑर्बिटल्स बिलो चली जाएगी जो ये ऑर्बिटल्स है। तो इन ऑर्बिटल्स जो बिलो जाएगी, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब हमको ये पता चल गया कि जो d ऑर्बिटल्स एक जैसे, जिन d ऑर्बिटल्स को हम मान के चल रहे थे, तो यानी कि d ऑर्बिटल्स अब एक जैसे नहीं है, सारे जो d ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी डिफरेंट हो चुकी है। इसलिए हमने पहले ही फर्स्ट में एक डायग्राम में लाइन ड्रॉ की थी कि एनर्जी लेवल है, यहाँ से क्या है, जो d और मेटल होता है, मेटल की वैकेंट या इलेक्ट्रॉन फिल जो ऑर्बिटल्स है वो अवेलेबल रहती है। मेटल जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी इंक्रीज करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जब कोई भी रिएक्शंस होती है तो कोलाइड होती है, कोलाइड से एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी d ऑर्बिटल्स में स्प्लाइटिंग हो जाती है। और जो d ऑर्बिटल्स में स्प्लाइटिंग होती है वो इस टाइप से होती है, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो जाती है और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। जिनकी एनर्जी हाई होती है उसको हम Eg सेट बोलते हैं, जिसकी एनर्जी लो हो जाती है उसको T2G सेट बोलते हैं। T2G सेट में आपके dx y dy z dxz होता है, और हायर एनर्जी लेवल पर dx² to y² और dz²। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर इस टाइप से क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग होती है। इसमें इसको सेम हमको उस तरीके से ध्यान रखना है कि जो कोई भी मेटल है तो मेटल को हमको इस तरीके से याद रखना है कि मान के चलो चुपचाप एक सांप स्नेक यहाँ बैठा हुआ है, एक स्नेक चुपचाप क्या है, एक स्नेक बैठा हुआ है, सांप छिपा हुआ है। जैसे ही उसको उसका शिकार मिलता है तो वो अपना मुंह ऊंचा करता है इस तरीके से। ये यहाँ पर सांप बैठा है चुपचाप, जैसे लिगेंड में शिकार इसके पास आता है तो ये क्या करता है, अपना मुंह ऊंचा करता है। यहाँ से ये चुपचाप बैठा था, इसने क्या किया, अपना मुंह ऊंचा किया। ऊंचा करके अब ये देखते हैं कि शिकार कितना बड़ा है, ये देखता है कि शिकार कितना बड़ा है। यदि शिकार बड़ा है तो अपना मुंह क्या करेगा, ज्यादा खोलेगा, और यदि शिकार है तो मुंह क्या करेगा, कम खोलेगा। तो इसी तरह यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच स्प्लाइटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मींस सांप की तरह, जैसे कोई मान के चलो शिकार बड़ा है मतलब लिगेंड बड़ा है, तो उस तरीके से स्प्लाइटिंग क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। क्यों होती है,
क्योंकि जब लिगेंड जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है उस पर जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओवरलैप करेगा तो स्ट्रांगली ओवरलैप करेगा, ओवरलैप स्ट्रांगली करेगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हाई होगा, उसकी वजह से इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो बिटवीन द एक्सिस है उनकी डाउन हो जाएगी। इनके बीच का जो गैप है उसको बोल देंगे डेल्टा ओ सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब देखो, अब दो कंडीशंस इसमें आती है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको हम फिलअप करके देखते हैं, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल रहेंगे इस तरीके से। जब इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, यहाँ से स्प्लिटिंग होने के बाद ऑबो रूल्स, सारे रूल्स हमको फॉलो करने हैं, ऑबो रूल्स, पाउली, हंट्स रूल्स, सारे रूल्स हमको फॉलो करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे हम फिल करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो हम कहाँ फिलअप कर देते हैं, T2g ऑर्बिटल में। और 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन की दो कंडीशन हो जाती है कि 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, Eg ऑर्बिटल में भी जा सकता है, और dxy जो ऑर्बिटल है उसके अंदर पेयर भी कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर करता है तो इसके पास क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पेयरिंग एनर्जी की। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसकी जरूरत होती है, पेयरिंग एनर्जी। तो जो जब ये 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसको पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इसको जंप करने के लिए कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, डेल्टा ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम इन दोनों कंडीशंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पीई, यदि ऑक्टाहेड्रल यानी कि ये एनर्जी की वैल्यू किससे ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी, ये डेल्टा ओ की वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, यदि ये वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके, तो D4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D4 इज इक्वल टू हो जाएगा T2g 4Eg 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा तो T2g 4Eg 0। कब, जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, ज्यादा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर जब लिगेंड स्ट्रांग है, यदि लिगेंड स्ट्रांग है तो उससे स्प्लिटिंग हाई होगी, हाई होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। जब पेयरिंग करेगा यानी कि जब पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g 4Eg 0। लेकिन इसके रिवर्स यदि कंडीशंस ये है कि इफ डेल्टा O इज लेस देन Pe, यानी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाई है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, तो D4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2g। ये इलेक्ट्रॉन अब देखिए 4th इलेक्ट्रॉन की कंडीशन, जब इसका बीच का गैप क्या है, कम है, तो 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पेयर नहीं करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जब ये यहाँ चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन T2g 3Eg 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमको समझ में आएगी। यदि किसी का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दो कंडीशंस है कि यदि लिगेंड स्ट्रांग है, मेटल तो कॉमन है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है दोनों ही केस में, लेकिन ये वैल्यू डिपेंड करती है लिगेंड पे। यदि लिगेंड स्ट्रांग है तो इनके बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जब डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी से, तो D4 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2g 4 होगा, क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाके, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पेयर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2g 4Eg 0 हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करते हैं कि जब यदि लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड है, इन दोनों के बीच में गैप कम है, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाई है। यदि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हाई है, उस केस में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर नहीं करेगा, उससे बेटर है वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन T2g 3Eg 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इनको
एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स। एक का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, दो मेटल्स है, दोनों के D4 कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें से एक रिड्यूसिंग बिहेव करता है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है। रिड्यूसिंग बिहेव क्यों करता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कहाँ जा रहा है, T2G3 जो कि हाफ फील्ड स्टेबल है। T2G सेट हाफ फील्ड क्या होगा, T2G3 होगा, तो इसलिए D4 से कहाँ आता है वो D3 में आता है। जब D4 से D3 में आते हैं तो वो क्या उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स होंगे। और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स क्यों होंगे? क्योंकि वो D4 ये इस तरह की कंडीशन है, D4 है, D4 से वो कहाँ जाना चाहेगा D5 में जो कि स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल है। तो उस केसेज में वो क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वही वो क्या हो जाएगा, उसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने 8th चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि कुछ सेम एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं, उनके दोनों के सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक एलिमेंट्स उसी D4 कॉन्फ़िगरेशन पर कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग बिहेव करता है, जबकि दूसरा ऑक्सीडाइजिंग। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमको ये समझ में आ गया होगा कि यदि किसी का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, यदि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो D5 में जाएगा, और D5 में जाएगा तो इसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसी को ऑक्सीडाइज किया है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स कब होंगे, दोनों कैरेक्टर्स से D4 से यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये D5 में चला जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ये D3 में चला जाएगा। D3 भी स्टेबल है और D5 भी स्टेबल है। D3 कब स्टेबल है, बिकॉज T2G हाफ फील्ड। D5 क्यों स्टेबल है, क्योंकि T2G और EG बहुत हाफ फील्ड। तो दोनों ही केस में स्टेबल है, D5 भी स्टेबल है और D3 स्टेबल है। अब डिपेंड करेगा लिगेंड्स के ऊपर कि कौन सी कंडीशन ज्यादा स्टेबल होगी, कौन से कैरेक्टर्स ऑक्सीडाइजिंग होंगे और किसके रिड्यूसिंग होंगे। तो इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनके D4, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ चुका है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन क्रिस्टल फील्ड, write the electron configuration following compound on the basis of crystal field theory। crystal field theory के अंदर D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, किस फॉर्म में, आपको T2G और EG फॉर्म में लिखना है। तो उसमें आपको देखने कि यदि उसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D4 = T2G4 EG0। यदि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कंडीशन में, तो ये कंडीशन हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यदि लिगेंड क्या है, वीक, यदि लिगेंड क्या है, वीक, वीक लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 और EG1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को किसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। इसी तरह इनका हाइब्रिडाइजेशन भी हमको पता चल जाएगा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो 2d ऑर्बिटल यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। जब इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। और यदि लिगेंड वीक है तो 5 3 और 2 5 और 1 6, तो सारे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। इनर d ऑर्बिटल यूज नहीं होगी, तो कौन सी ऑर्बिटल होगी, आउटर d ऑर्बिटल। जब आउटर d ऑर्बिटल यूज होती है तो आउटर d ऑर्बिटल वाले केस में उस ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ये तो हमने देखा किसमें, ये तो सब हमने किसमें देखा, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। यही चीज हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में भी पढ़ सकते हैं, सेम चीजें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में जो ये थ्योरी है, इसमें जो स्प्लाइटिंग होती है उसका रिवर्स होती है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का। सेम उसी तरीके से उसका क्या होती है, ये रिवर्स होती है। जैसे अभी हम पढ़ते टेट्राहेड्रल के अंदर लिखते हैं, देखो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उनमें कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यदि हम देखते हैं तो सेम उसी टाइप से हमको क्या करना है, यहाँ पर ये एनर्जी लेवल बना के रखना है। इसमें एनर्जी का ये ऑर्डर रहेगा, ये d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं। इन d ऑर्बिटल्स की जब ये लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब d ऑर्बिटल्स में फिर से स्प्लाइटिंग होगी तो इसमें जो स्प्लाइटिंग है वो क्या होगी, उसके
रिवर्स होगी, जो 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई थी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जिनकी एनर्जी क्या हो गई थी, पहले हाई हो गई थी, वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई और लो, और इसको हम बोलेंगे फिर वही T2G सेट, और ये कौन सा हो जाएगा आपके EG सेट। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो होगा डेल्टा T, और डेल्टा T इक्वल टू होता है 9 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू होता है 4 अपॉन 9 डेल्टा O। और इसके बीच जो ये ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग, पहले यहाँ पर जो 3/5 वैल्यू थी वो हो जाएगी 2/5, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्प्लाइटिंग हुई वो क्या हो जाएगी आपकी 3/5। अब आपको ये देख के ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसमें जो स्प्लाइटिंग है वही सेम कंडीशन है। ये डी ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आती है तो इनकी एनर्जी हाई होती है, वही उसी तरीके से इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। जब ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी ऑर्बिटल्स की फिर से स्प्लाइटिंग होती है। और डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लाइटिंग होती है किसमें, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में, वो ऑक्टाहेड्रल की रिवर्स होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में इनकी नीचे 3T2G सेट की एनर्जी लो रहती है और EG सेट की एनर्जी क्या रहती है, हाई रहती है। इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप था उसको वहां डेल्टा O से लिखा था, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डेल्टा T। और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग, यानी ऑक्टाहेड्रल स्प्लाइटिंग जो एनर्जी होती है उसकी कितनी होती है, 4/9 होती है। और इन ऑर्बिटल्स में यह एनर्जी जो गैप होता है, इन ऑर्बिटल्स की जो स्प्लाइटिंग होती है उस लेवल से जो T2G सेट है वो 2/5 ऑक्टाहेड्रल के अबव चला जाता है, और ये 3/5 उसके बिलो चला जाता है, किसके, डेल्टा T की जो टोटल एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमको सिंपली एक ही याद करना है, ऑक्टाहेड्रल याद करो, टेट्राहेड्रल ऐसा याद करने की उसका रिवर्स होता है यहाँ से, बाकी यहाँ तक सेम है, यहाँ से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और उसको रिवर्स करेंगे तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर और टेट्राहेड्रल दोनों ही कैटेगरी में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बेस पर एक सीरीज दी गई, इनके जो लिगेंड जो ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग के बेसिस पर एक सीरीज दी गई, और उस सीरीज में इनकी लिगेंड की स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, H2O, इस तरीके से आपके CN, NH3 हमने ले लिया, NH3, CN एंड CO। तो ये इस ऑर्डर में इस लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। यहाँ से आगे के जितने भी लिगेंड है ये सब क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और इधर के जो साइड के जो लिगेंड्स है इनके अलावा भी बहुत सारे और एग्जांपल्स है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होते हैं। ये सारी की सारी जो सीरीज डिसाइड की गई ये किसके बेस पर की गई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इनकी जो एनर्जी थी, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा थी, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग जिसमें ज़्यादा हुई, उस लिगेंड को उतना ही स्ट्रॉन्ग माना। उसके बेसिस पर एक सीरीज बनाई गई डी ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग के बेसिस पर कि विच इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और विच इज वीक लिगेंड। तो इस तरीके से एक सीरीज बना गई, उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल इज ए सीरीज ऑफ द लिगेंड्स विच डिसाइड विच इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और विच इज ए वीक लिगेंड। और आप एग्जाम्पल तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं और उसके बेस पर हम एग्जाम में लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर हम आगे चलते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम इनकी स्प्लाइटिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर किस टाइप से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लाइटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में किस टाइप से स्प्लाइटिंग होती है, T2G सेट की एनर्जी और EG सेट की एनर्जी, ये हमको ध्यान रखना है। अब से पहले हम यही समझते थे कि जो डी ऑर्बिटल्स है, पांचों डी ऑर्बिटल्स एक जैसे होते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्लियर कर दिया कि 5D ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी नहीं होती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब ये लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इनके ऑर्बिटल्स में स्प्लाइटिंग हो जाती है और डी ऑर्बिटल के 2 सेट बन जाते हैं, एक T2G और एक EG, जो दोनों आपने अच्छे से पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के
अंदर, और हम इसको अच्छे से समझ में आया होगा सभी को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।